नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, कांग्रेस के युवराज महाराज धीराज श्रीमान राहुल गांधी इस समय अपने अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पहले लेक्चर दिया और फिर उसके बाद कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में उन्होंने इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग, जो केरला की एक छोटी सी पार्टी है, उसको उन्होंने धर्मनिरपेक्ष करार दिया। उन्होंने कहा कि जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है ये धर्मनिरपेक्ष है, पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। अब उनके इस बयान पर मुस्लिम लीग के नेताओं को तो खुश होना लाजमी है, तो उन्होंने राहुल गांधी को एक बड़ा सा धन्यवाद दिया, बड़ा सा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहने पर देश में बड़ा बवाल मच गया। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता उनसे सवाल जवाब करने लगे, तमाम सारे पुराने इतिहास खंगाले जाने लगे। तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी क्यों बताया और ये इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी को अमेरिका में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने की आखिर यह जरूरत क्यों पड़ी। यह जरूरत थी या राहुल गांधी की कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से उनको मुस्लिम लीग जैसी पार्टी, जो अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक कम्युनल पार्टी है, यह किसी एक धर्म जात संप्रदाय की पार्टी है, उसको धर्मनिरपेक्ष बताना पड़ रहा है देश से दूर जाकर। और राहुल गांधी के लिए यह कोई बहुत नई बात नहीं है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश विरोधी बातें वो करते हैं। वो वैश्विक मंच का उपयोग इसीलिए करते हैं कि वो वहां जाकर देश की बुराइयां कर सकें, आपसी मनमुटाव को वो विश्व स्तर पर ले जाएं, नरेंद्र मोदी की बुराई करें, केंद्र सरकार की बुराई करें और ये बताएं कि यहां पर देश में बाकी हिंदू के अलावा जितने भी संप्रदाय धर्म यहां पर हैं वो कितनी मुसीबत में हैं। हालांकि देश के लोगों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी विश्व में तो इसका असर पड़ता ही है, क्योंकि वो वही जान रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो राहुल गांधी वहां जाकर बता रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी क्यों बताया है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। दरअसल 2019 से यह बात शुरू करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में जब यह बात पता चली कि भैया अमेठी सीट तो गई, अमेठी सीट से कांग्रेस के युवराज महाराजा धीराज श्रीमान राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं, यह बात कांग्रेस के आंतरिक सर्वे, जैसा कि हर पार्टी कुछ कुछ अपना आंतरिक सर्वे करवाती है, खासकर जो उसके बड़े नेता होते हैं उनकी सीट के बारे में, और यह पता किया जा सके कि हां भैया ये सेफ जोन में है या रेड जोन में चल रहे हैं। तो जब अमेठी सीट के बारे में यह आंतरिक सर्वे आया और पता चला कि भाई यहां से राहुल गांधी हार सकते हैं, तो कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि आखिर अमेठी उनकी पुश्तैनी सीट थी। वहां से राजीव गांधी, संजय गांधी ये सब चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। सोनिया गांधी चुनाव लड़ी हैं, वो जीती हैं। राहुल गांधी भी उसके पहले बहुत प्रचंड वोटों से जीते हैं। अब ये जो 2019 का सर्वे आया जिसमें यह पता चला कि राहुल गांधी हार सकते हैं, तो किया क्या जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट की तलाश करनी शुरू कर दी और उनको यह सेफ सीट मिली केरल के वायनाड में। आप सोचिए, एक उनका संसदीय क्षेत्र है अमेठी, दूसरी सीट उनको मिली केरला। केरला के वायनाड सीट को उन्होंने अपने युवराज महाराजा धीराज के लिए चुना और राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा, वहां से पर्चा भरा। 2019 में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राहुल गांधी को इतनी जबरदस्त पटखनी दी कि भाई साहब वहां से लगभग 55,120 वोटों से हार गए। लेकिन अब सेफ सीट तो थी वायनाड। अब वायनाड ऐसी लोकसभा सीट है जहां लगभग 40% मुस्लिम आबादी है, 40% मुस्लिम वोटर हैं और 15% ईसाई हैं। मतलब 55% जो वोटर हैं वो इनके अपने सेट वोटर थे। बस वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा
और इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को वहां पर समर्थन दिया, मतलब राहुल गांधी को समर्थन दिया। और राहुल गांधी वायनाड सीट से लोकसभा के लिए चुनकर सांसद बनकर आ जाते हैं। अब इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग ने वायनाड सीट के लिए राहुल गांधी की इतनी पैरोकारी की थी, इतनी मदद की थी, अपने वोट उनको दिलवाए थे, तो उसके लिए राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है मुस्लिम लीग को। अब शुक्रिया कैसे अदा किया जाए, पेपर में लिख के दिया जाए या कैसे अदा किया जाए, मतलब क्या सबके घर घर जाकर शुक्रिया अदा करें? इसके लिए राहुल गांधी ने अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मंच चुना, क्योंकि मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, ये सब जानते थे। लेकिन अमेरिका के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वैश्विक मंच पर जाकर राहुल गांधी मुस्लिम लीग को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और इस तरह से राहुल गांधी ने इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा करा, वो एहसान उतारा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग ने इनकी सहायता की थी। तो अब आप समझ गए कि अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग की इतनी तारीफ क्यों की थी। ये वजह थी क्योंकि उनकी सांसदी बचाई गई थी। अब अमेठी तो हिंदू बहुल सीट है, वहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं, और इनको भाई साहब को तो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उसी पर कांग्रेस की पूरी राजनीति टिकी हुई है। आखिर यही करके तो कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस को कर्नाटक में 82% मुस्लिम वोट मिले हैं। ध्रुवीकरण कितना तगड़ा हुआ था कि मुसलमानों ने 82% एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है। मतलब ध्रुवीकरण ये करें, और ध्रुवीकरण का सारा इल्जाम लगाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हर चुनाव में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। हर चुनाव में आप कहीं भी चुनाव देखेंगे, इनकी तरफ से यही राग अलापा जाएगा कि पहला राग तो ये अलापते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक की जा रही है, ईवीएम का रोना रोते हैं ये चुनाव से पहले। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो चुनाव जीता है, इसमें भी रणदीप सुरजेवाला ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तो पहले तो ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और दूसरा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, जबकि मुस्लिम वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण करते हैं कांग्रेस वाले, श्रीमान राहुल गांधी। और इसीलिए कांग्रेस को कर्नाटक में 82% वोट मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने मूर्ख हैं, इनको क्या कहा जाए। ये राहुल गांधी की इस साजिश का ना तो पर्दाफाश कर पाते हैं, और ना ही वो इनको इनकी भाषा में जवाब दे पाते हैं। अगर कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ जाती है। वो फ्रंट फुट पर आकर ये क्यों नहीं कहती है कि हां जी हम कर रहे हैं, हम हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप क्या कर लेंगे हमारा? आप भी करिए, मैदान आपके लिए भी खाली है। आप भी हिंदुओं के अंदर इतना विश्वास पैदा कीजिए कि वो आपको वोट दे। लेकिन आप अपना सारा विश्वास पैदा करते हैं मुस्लिम वोटर्स पर, तो मुस्लिम वोटर्स आपको एकजुट होकर 82% वोट दे देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाती, और इनके इल्जाम पर वो बैक फुट पर चली जाती है, फ्रंट फुट पर खेल नहीं पाती है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बस अगर भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट फुट में खेला होता और यह कहा होता कि हां हम कर रहे हैं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, हम हिंदुओं की बात करेंगे, हम उनके मुद्दों को उठाएंगे, कांग्रेस कभी कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाती। यह भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है जो कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई। अब यह इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग क्या है? याद कीजिए आजादी के टाइम पर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, जो भारत के विभाजन के लिए सीधे तौर से जिम्मेदार है। भारत का जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे नेता तो चले गए पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे नेता नहीं, कुछ नेता यहीं रह गए, और उन्होंने उसी मुस्लिम लीग को मॉडिफाई करके इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग बनाकर और यहां राजनीति करनी शुरू कर दी। सांसद बने, विधायक बने, और कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार बनाते रहे। आप लोग इंटरनेट पर जाकर केवल इतना टाइप करिएगा
मराड नरसंहार। 2 मई 2003 को केरला में एक भीषण नरसंहार हुआ था। हिंदुओं के खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची गई थी और इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि केरला हाई कोर्ट ने अपनी जांच के बाद लगभग 88 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मैं मराड नरसंहार के बारे में यहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं। आप लोग केवल इंटरनेट पर जाकर मराड नरसंहार डाल देना, बस आपको पूरी घटना पता चल जाएगी कि किस किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। और इसमें कांग्रेस, पीएफआई, आईयूएमएल, इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग, इनकी स्पष्ट भूमिका थी। और उस समय की जो वामपंथी सरकार थी वो तटस्थ थी, मतलब एक तरह से उसकी भी भूमिका रही है। तो मैं आपको मराड नरसंहार के बारे में यहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं, आप उसको इंटरनेट पर पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि ये इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, उसी का एक पार्ट है। उसी के लोगों ने ये मुस्लिम लीग को यहां पर चलाया है। तो राहुल गांधी का मुस्लिम लीग को समर्थन देना, उनको धर्मनिरपेक्ष कहना, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए, अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, ये आप लोगों को पता ही होगा। मोदी सरनेम का जो उन्होंने मजाक उड़ाया था और जिस पर उनको सूरत की निचली अदालत से 2 साल की सजा मिली है, तो वायनाड सीट भी इनकी निकल गई। अब वहां पर उपचुनाव होना है या 2024 में जो फिर से चुनाव होंगे, तो उसके लिए इनको फिर से वही सेफ सीट चाहिए, वायनाड वाली। अगर ये तब तक में इनकी सदस्यता बहाल नहीं हो जाती है, सजा से इनको कोई राहत नहीं मिल जाती है, तब तो ये चुनाव से बाहर रहेंगे। और अगर इनको थोड़ी राहत मिलती है तो शायद ये फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में इनको फिर से इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग की जरूरत पड़ेगी। और इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग इनकी तरफदारी क्यों करेगी, इनकी सहायता क्यों करेगी? इसीलिए करेगी क्योंकि विश्व मंच पर इन्होंने उस पार्टी की तारीफ कर दी है, उसको धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया है। तो आप समझ गए कि इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग की तारीफ करना, वो भी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, राहुल गांधी की कितनी बड़ी मजबूरी दर्शाता है। ये बहुत मजबूर नेता हैं और इन्होंने जो कुचक्र रचकर कर्नाटक में सरकार बनाई है, बहुत जल्दी उसका भांडा फोड़ हो जाएगा। और कर्नाटक में जो इन्होंने 5 वायदे किए हैं, उसको ये कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और उस पर इन्होंने क्या क्या अब उसको मॉडिफाई कर दिया है, इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कर्नाटक की जनता के साथ में छल किया है। फिलहाल अभी ये जो इन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया है, अभी ये आएंगे अमेरिका से, फिर यहां पर तमाम सारी उस पर बहसबाजियां होंगी और देखते हैं कि उस बहसबाजी का क्या रिजल्ट निकलता है और भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेलती है या बैक फुट पर जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नकारा हो ही चुके हैं, उनको तो अपनी पूरी राजनीति केवल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घुमानी है। नरेंद्र मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर हर नेता अपनी बंदूक चला रहा है, बस खुद से वो कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये अपील है कि भाई फ्रंट फुट पर आकर खेलो, बैक फुट पर नहीं। अगर कांग्रेस तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाए कि ये हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तो खुल कर आओ सामने और बोलो कि हम कर रहे हैं हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण, आप भी कीजिए, आपके लिए भी मैदान खुला है। बस, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और हां, मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।